नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज व्हाइट हाउस में फिर आमने सामने ट्रंप और ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं, लेकिन उनके लिए हालात वैसे ही हैं जैसे इस साल फरवरी में थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में उनका जबरदस्त टकराव हुआ था और इस बार भी वैसा ही होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने युद्ध विराम को लेकर कुछ शर्तें रख दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए नाटो के दरवाजे बंद कर दिए हैं और यह भी साफ कर दिया है कि रूस ताकतवर है, इसलिए उसकी बात सुननी होगी। तो अब क्या ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों पर सीजफायर को होंगे तैयार? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी, अगर फिर से हमला हुआ तो विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। S-400 को ईरान ने किया एक्टिव। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन, हमास की कैद से 50 बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे इजरायली, नेतन्याहू पर लगाए खुद की छवि चमकाने के आरोप। तालिबान ने ईरान और पाकिस्तान को दी धमकी, दोनों ही देशों की तरफ बहने वाले दरिया का रोकेगा पानी। ईरान और पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को जबरन देश से कर दिया है बाहर। और चलते चलते में देखेंगे एशिया के सबसे धनवान देशों को। इस लिस्ट में ना तो भारत है और ना ही चीन, जापान को भी नहीं मिली जगह। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और पाकिस्तान में फिर युद्ध भड़कने की आशंका, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो बोले नाजुक होते हैं युद्ध विराम समझौते, दिन रात रखनी पड़ रही नजर। बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के तख्ता पलट की अटकलें, दूतावासों से हटाई गई तस्वीरें, यूनुस सरकार के मौखिक निर्देश पर एक्शन। पाकिस्तान पर कुदरत का बरपा कहर, मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, मरने वालों की संख्या 600 पार। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। वैसे ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ पहली मुलाकात अब भी याद होगी, जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती कर दी थी और उन्हें व्हाइट हाउस से भगा दिया था। और जिस तैयारी के साथ ज़ेलेंस्की दोबारा अमेरिका आए हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ट्रंप के साथ उनका टकराव हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि रूस ने सीजफायर के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें से अधिकांश शर्तों को ज़ेलेंस्की को मंजूर करना ही होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ी है। ज़ेलेंस्की अपनी मांगों पर अड़ते हैं तो उनके सामने ट्रंप के गुस्से का शिकार होने का जोखिम है। और ट्रंप क्या कहने वाले हैं, इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बता दिया है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद करना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने साफ संकेत दिया था कि अगर यूक्रेन क्रीमिया के साथ साथ डोनबास का हिस्सा छोड़ दे तो युद्ध तत्काल खत्म हो सकता है। लेकिन ट्रंप के दावे को ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा की गारंटी भी मांगी। अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं वॉशिंगटन पहुंच चुका हूं, कल मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और यूरोपीय नेताओं से भी बात होगी। हम सभी इस युद्ध को जल्दी से जल्दी और पूरी तरह खत्म यानी समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि स्थायी शांति आनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम यूक्रेन के लिए प्रभावी सुरक्षा गारंटी पाएंगे। रूस को इस युद्ध को समाप्त करना होगा, जिसे उसने ही शुरू किया है। लेकिन जिस तरह का रुख ज़ेलेंस्की दिखा रहे हैं, उससे ये जंग खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनियन अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सेना ने डोनेट्स्क और सुमी में प्रगति की है। हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे जिससे भविष्य में रूस को एक और हमले का मौका मिले। जैसा कि 2014 में हुआ था, वैसा अब नहीं होगा। हमें क्रीमिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे हमने 2022 में कीव, ओडेसा और खार्किव को नहीं छोड़ा। यानी रूस की जिन मांगों को ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया था, ज़ेलेंस्की ने बारी बारी से सभी मांगों को खारिज कर दिया।
जिससे व्हाइट हाउस में टकराव का मंच तैयार हो गया है। ट्रंप हर हाल में तत्काल जंग को खत्म करना चाहते हैं और इससे उनके लिए नोबेल पुरस्कार का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से शर्तों को खारिज किया है, उसके बाद बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। ज़ेलेंस्की के लिए राहत की बात बस इतनी है कि इस बार उनके साथ यूरोपियन यूनियन के नेता भी साथ होंगे, जो ज़ेलेंस्की के रुख का समर्थन कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो इसका विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और बाद में अमेरिका ने भी ईरान पर बम गिराए थे। तो ईरान ने भी जवाब देते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी थी। और अब ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी गई है कि अगर इन देशों ने हमला किया तो उसका कहीं अधिक कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक रिपब्लिक आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि हम एक बार अपराधी अमेरिका, दुर्भावनापूर्ण और क्रूर ज़ायोनी शासन को ईरान के खिलाफ दुश्मनी छोड़ने की कड़ी चेतावनी देते हैं। किसी भी गलत अनुमान या शैतानी कार्रवाई की स्थिति में हमें किसी भी हाल में रोकना संभव नहीं होगा। इस बार उन्हें नए और कहीं अधिक विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के आर्मी चीफ के बयान को इजरायली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर की धमकी का जवाब माना जा रहा है। ज़मीर ने कहा था कि सेना जरूरत पड़ने पर ईरान पर और हमले करने के लिए तैयार है। हमने जून में साफ तौर पर संदेश दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों को ऐसी क्षमताओं से मजबूत नहीं होने देगा जो उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दे। अगर जरूरी हुआ तो हम सटीकता और मारक क्षमता के साथ फिर से कार्रवाई करना जानते हैं। इजराइल की इसी धमकी को लेकर अब ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। इस बीच अब इस खबर पर भी मुहर लग गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान को रूस से S-400 मिल गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि ईरान ने इस्फहान में S-400 ट्रायम्फ का टेस्ट किया है। ईरान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद इजराइल के लिए ईरान के आसमान पर कंट्रोल करना अब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जनता में बढ़ते गुस्से की। तो गजा में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि क्षेत्र में युद्ध विराम हो। गजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों के खिलाफ कई देशों ने अपना विरोध जताया है, लेकिन इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू इन हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपनी सेना को गजा पर पूरा कब्जा करने का आदेश दे दिया है। लेकिन उनके इन फैसलों के खिलाफ अब इजरायली जनता में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बेरी जैसे शहरों में हजारों इजरायली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। इस देशव्यापी प्रदर्शन में इजरायली जनता ने पूरी सड़कें जाम कर दी, कारोबार ठप कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार से हमास से तुरंत समझौता करने की मांग की। इस बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। लगभग 38 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे एक बात तो तय है कि गजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू के रुख के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो ये जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू इसे जारी रखने पर अड़े हुए हैं, जिसे लेकर अब उनके ही देश में उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। जैसे नेतन्याहू पर इस युद्ध को लेकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि जो लोग हमास को हराए बिना ही युद्ध को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे हमास और मजबूत होगा और बंधकों को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही नहीं, 7 अक्टूबर की घटना भी बार बार दोहराई जाती रहेगी। आपको बता दें कि बीते दिन इजरायल के ताजा हमले में 17 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इजरायली जनता में बढ़ते इस गुस्से के चलते क्या नेतन्याहू दबाव में आएंगे, क्या यह जंग रुकेगी या गजा में तबाही का मंजर जारी रहेगा। और अब अगली खबर में बात होगी तालिबान की। तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन को धीरे धीरे तमाम देश मान्यता देते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ वक्त में रूस से लेकर हिंदुस्तान तक कई देशों ने तालिबान के साथ अपने संबंधों में नरमी लाई है।
लेकिन विश्व में बढ़ते इस कद के साथ ही अब दूसरे देशों को लेकर तालिबान का रुख भी सख्त होता दिखाई दे रहा है। उसने साउथ एशिया के तमाम देशों को चेतावनी दे दी है कि जो कोई भी उसकी योजनाओं के बीच आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल अफगानिस्तान अपने आसपास मौजूद जल संसाधनों पर संप्रभुता जताता रहा है और इसी कड़ी में अब अफगानिस्तान के तालिबानी शासन ने ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया में बहने वाली नदियों के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए बांधों और नहरों सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन उनके इस फैसले से उनके पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह धमकी देकर तालिबान आर पार के मूड में है। पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे क्षेत्र में पानी की कमी बद से बदतर हो गई है। ऐसे में तालिबान सरकार की कोश तेपा नहर सबसे विवादास्पद पहल है, जो उत्तरी अफगानिस्तान में 5,60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए डिजाइन की गई एक विशाल परियोजना है। इसे लेकर मध्य एशिया अलर्ट पर है। खासतौर पर ईरान, पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान समर्थित उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान का यह प्रोजेक्ट नदी के प्रवाह का 21% तक मोड़ सकता है, जो पहले से ही जल संकटग्रस्त मध्य एशियाई देशों के लिए काफी अहम नदी है। इन हालात में तालिबान की यह धमकी इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा रही है, जिससे मध्य एशिया में हालात बिगड़ सकते हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे आर्थिक शक्ति का केंद्र बनते जा रहे एशिया की। तो एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, अब वो आर्थिक शक्ति का केंद्र भी बनता जा रहा है। 2025 में कुछ देशों ने अपनी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के दम पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो आइए जानते हैं इन 8 आर्थिक महाशक्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है सिंगापुर का। सिंगापुर इस सूची में सबसे ऊपर है, एक ऐसा देश जिसने अपनी दूरदर्शिता और कठोर मेहनत से खुद को दुनिया के वित्तीय केंद्र में बदल दिया है। यहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $93,960 है, जो इसे एशिया का सबसे अमीर देश बनाता है। वहीं दूसरे नंबर पर इस सूची में नाम कतर का है। रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा देश कतर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की बदौलत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। इसका प्रति व्यक्ति जीडीपी $72,760 है और यहां की अर्थव्यवस्था का 50% से ज्यादा हिस्सा गैस निर्यात पर निर्भर है। इसके बाद नाम आता है इजराइल का। इजराइल, जिसे स्टार्टअप नेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को हाईटेक इंडस्ट्री के सहारे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में इसकी जीडीपी $54,370 है। अब अगला नाम है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई, जिसमें दुबई और अबू धाबी जैसे शानदार शहर शामिल हैं। पर्यटन, वित्त और व्यापार का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन गया है यूएई। यहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी $51,290 है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे भी यहां की प्रगति के प्रतीक हैं। इसके बाद नाम आता है साइप्रस का। भूमध्य सागर के खूबसूरत द्वीप साइप्रस ने पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के दम पर अपनी जगह बनाई है। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $40,550 है। छठे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। सैमसंग और एलजी जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ दक्षिण कोरिया ने खुद को एक औद्योगिक दिग्गज के रूप में स्थापित किया है। यहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी $37,670 है। और अब इस सूची में 7वें नंबर पर ब्रुनेई है। तो तेल और गैस के विशाल भंडार ने ब्रुनेई को एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया है। इसका प्रति व्यक्ति जीडीपी $37,020 है। इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक, मध्य पूर्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी $33,290 है, जो इसकी आर्थिक ताकत का प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लिस्ट में भारत, चीन और जापान जैसे देशों का नाम शामिल ही नहीं है, जो वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।